ये क्या मेरे को कैसे सिक्योरिटी में जाके है? वहां से आपको राइट्स लेने पड़ेंगे और आपको भी अपना वो शेयर बंद करना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट। शेयर तो बंद कर दिया। फिर हो गया होगा। हाँ, हो गया है। ये भी सबको विजिबल है ना पेपर ये? देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक बार। इसमें है, इसमें ए और बी बताना है। एचबीआर के साथ हीट किया है और दूसरे को OCH3 एचबीआर के साथ हीट किया है। पहले को एचबीआर के साथ हीट करेंगे तो ये CH2, ये वाला OH तो डिस्टर्ब होगा नहीं क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस वाले CH2 OH का क्या आ जाएगा? CH2Br। सही ना, CH2Br आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे HBr डालेंगे तो यहाँ से क्लीवेज, ऊपर वाला OH डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ से क्लीवेज H यहाँ पे, Br यहाँ पे। जो डाउट है वो डाउट पूछ लो तुम लोग, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें। तो इसे ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच कर लो। ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें? सर बी। बी आ रहा है ना, सेकंड ऑप्शन? यस सर। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आंसर। सेकंड क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर। इन फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। देखो लिक्विड वाटर है, आइस है और इम्प्योर वाटर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसमें होगी? आइस के अंदर। सबसे ज्यादा आइस के अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। सेकंड नंबर पे होगी वाटर में, और इम्प्योर वाटर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आएंगी जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इसलिए आंसर आएगा बी, फिर ए, फिर सी। यानी आंसर आ जाएगा इसका 1। थर्ड क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। ये तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तुम्हें ध्यान होगा तो। ध्यान है ना? ये कर तू रब करता रहे साथ साथ। सही ना? इसमें तुम्हें ध्यान होगा स्ट्रक्चर एक्चुअल में, स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल में वो ये है। CHO, फिर CH, डबल बॉन्ड CH, CH, डबल बॉन्ड CH, NH2। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करो। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसके अकॉर्डिंग एनालाइज करना है पूरा। तो अब इसमें पहले ऑप्शन में तुम चेक करोगे, पहले ऑप्शन में चेक करोगे तो जस्ट उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। हमें इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन किस साइड भेज दिए हैं? ऑपोजिट साइड। तो ये गलत है बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स अगेन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, उल्टे डायरेक्शन में भेज रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। और O पे पॉजिटिव तो हाईली अनस्टेबल है, सिंगल बॉन्ड में O पे पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल। और उसके बाद लास्ट वाला अगर केस देखोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। सही ना? तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा डी। सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा। और डी के बाद स्टेबल आ जाएगा बी, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कुछ राइट डायरेक्शन में गए थे, कुछ राइट डायरेक्शन में गए थे। और डी, बी। और ए इसके बाद होगा, ए इसके बाद होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो हुई है, एटलीस्ट रेजोनेंस हुई है। इसमें रेजोनेंस हुई है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन। तो DB AC, ये आंसर 1 आ जाएगा इसका। मेंस में जब क्वेश्चन आया था तो बोनस मिला था, ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से दिया है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ये गर्व रब करता रहे साथ साथ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में NaCN डाला, HOAC डाला। NaCN और HOAC इसका मतलब क्या है? HCN डाला है एसिड, HCN ही है ना ये, HCN डाला है HOAC यानी एसिटिक एसिड, एसिडिक मीडियम में। तो इसलिए डबल बॉन्ड O का बन जाएगा CHOH। ध्यान है ना, कन्वर्जेंस में सबने किया होगा ये। मैं इसी को लिख रहा हूँ, CHOH बन जाएगा।
Cl यहाँ पे है, ये बन गया CH3 है ना, और Cl, ये आ गया CH3 Cn, एसिडिक मीडियम था तो Cn का COH बन जाएगा, HCl से Cn का COH बन जाएगा। समझ गए कि नहीं ये? और उसके बाद एस्टरिफिकेशन रिएक्शन लगी है, नेम रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो COOH का COOET बन जाएगा, COET, और COOET पे 2 बार मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट। एस्टर पे तो ये पार्ट हट जाता है, एस्टर पे ये वाला OET वाला पार्ट हट जाता है, और 2 बार Me लग जाएगा, 2 बार Me लग जाएगा, और डबल बॉन्ड होगा OH, ये सिखा रखा है मैंने, करोडेंस में भी शायद सिखाया होगा, चेक करना एक बार। COH CMe यानी CH3 और CH3 है यहाँ पे। तो इसको देखते हुए आंसर निकाल लेंगे। आंसर क्या आ रहा है इससे? ये आएगा आंसर शायद 2 है ना आंसर इसका, 2 होगा आंसर यस। इसका, चेक कर लेना 2 आंसर। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट, ये रब कर देना एक बार। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें ऑक्सीडेशन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, अभी नहीं होगा तुमसे। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 आ रही है, दिख रहा होगा तुम्हें, +3 ऑक्सीडेट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर CO के साथ 6 लीगेंड्स अटैच्ड हैं, 5 NH3 और 1 Cl, 5 NH3 और 1 Cl बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसलिए आंसर इसका 3 and 6 आएगा, 3 and 6। प्राइमरी वैलेंसी 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रख लो, जो बातें पता लगती हैं उसको करते जाओ साथ साथ। फिर एनामोनिकल मेटल सॉल्ट गिव्स ए ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ डाई मेथाइल ग्लाइकोजेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3-4 बार IIT में आ चुका है, नीट में आ चुका है, एम्स में भी पूछा हुआ है। Ni2 प्लस DMG, डिटेल दूंगा कोऑर्डिनेशन के अंदर, Ni2 प्लस DMG प्लस NH4OH स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो इससे आता है NiDMG होल्ड वाइज। रोजी रेड प्रेसिपिटेट आता है इसका, याद कर लेना, रिकल 2 प्लस का डिटेक्शन है ये, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, रोजी रेड प्रेसिपिटेट आएगा। और NiDMG होल्ड वाइज जो है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज भी होता है। 6 मेंबर की रिंग बनती है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और एक नहीं 2 रिंग बनेगी। एम्स में क्वेश्चन आया था कि NiDMG होल्ड वाइज जब बनता है तो मीडियम क्या होता है, पीएच कितना होगा उसका, तो पीएच होगा उसका लगभग 10 के आसपास, क्योंकि NH4OH बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, स्लाइटली बेसिक। DMG है डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन, तो निकल 2 प्लस का रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन में लिख रहा हूँ लिखते रहो जरूर, आगे क्या पता किसी पेपर में ये दोबारा आ जाए, कोऑर्डिनेशन में मैं डिटेल में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिएक्शन ऑफ BeO विद एन अमोनिया एंड, ये तो तुमने पढ़ रखा होगा, S ब्लॉक के अंदर NH4 होल्ड ट्वाइस BeF4 से, याद है ना, BeF2 की प्रिपरेशन पढ़ी थी ये, नहीं है याद? BeF2 प्लस 2NH3 प्लस HF, याद है ना, सिर्फ BeCl2 प्रिपेयर करना था, तो BeO प्लस C प्लस Cl2 रिडक्टिव क्लोरिनेशन, तो BeCl2 मिलता था। ऐसे ही BCl3 मिलता है, B2O3 प्लस C प्लस Cl2, ऐसे ही MgCl2 मिलता है, MgO प्लस C प्लस Cl2, ऐसे ही AlCl3 मिलता है, Al2O3 प्लस C प्लस Cl2 रिडक्टिव क्लोरिनेशन। BeF2 के लिए डिफरेंट मेथड, एमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट, इसको गर्म करते हैं तो BeF2 मिलता है। ये एस ब्लॉक में है, एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है वाली, क्लियर हो गया कि नहीं ये? तो इसलिए आंसर इसका डायरेक्ट है 1 ऑप्शन, NH4 ट्वाइस BeF4, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो सबसे हो गया होगा, एक्सट्रैक्शन सबसे हो गया ना यहाँ पे। रिवर्बरेटिव फर्नेस में क्या मिलेगा, कॉपर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन। जोन रिफाइनिंग मेटलॉइड्स के लिए था सिलिकॉन। याद आ गया कि नहीं ये? आंसर मैच करना इसका। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये तो एक्सट्रैक्शन से था। 9th क्वेश्चन है हमारा, एस ब्लॉक से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयंस। सोडा ऐश क्या होता है, ये पढ़ रखा है एस ब्लॉक के अंदर, Na2CO3 सॉल्वेज प्रोसेस में पढ़ेंगे। ऑर्नामेंटल वर्क में क्या होता है, ऑर्नामेंटल वर्क में और व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है, बोलो क्या आएगा ऑर्नामेंटल वर्क में और व्हाइट वॉशिंग में? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CH4। पढ़, हाँ ये सब एस ब्लॉक के यूजेस में है पूरा ये, सही ना, एस ब्लॉक के यूजेस में सारे हर एक चीज प्रेजेंट होगी ये। कोई डाउट है किसी को इसमें?
किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। 9 तक में, नो सर। 9 तक, हाँ 9 तक क्वेश्चन बहुत इजी है। 9 तक में क्वेश्चन बहुत इजी है, सही ना? व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है? ये वो छोड़ बस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सही ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम सल्फेट होता है, ये डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं इसको, और प्लस ज्वेलरी वगैरह में भी यूज होता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये अभी डिस्कस किया ही है, तुम्हें पता है यहाँ पे। इसके अंदर क्या आएगा? पहले इलेक्ट्रॉन, रिंग एक्सपेंशन होना है इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, सी पे प्लस आया, सी पे प्लस आया तो रिंग एक्सपेंशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सी पे प्लस आया, रिंग एक्सपेंशन, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। CH3, CH3, और ये यहाँ बन गए, और प्लस आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आएगा, और प्लस अपने आप ही शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो ये कुछ आ जाएगा ऐसा। CH, Me, और किसी एक साइड प्लस लगा दो, तो उसके बाद प्लस पे Br माइनस अटैक कर दो, प्लस पे Br माइनस अटैक कर देगा, हो जाएगा कुछ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मार्कोनिक रूल का। तो आंसर इसका आ जाएगा, आंसर इसका थर्ड ऑप्शन, है ना, आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बोलेंगे। नेक्स्ट ये पढ़ रखा है, रूट ऑफ म्यू इक्वल टू a टू z माइनस b। कौन सी क्वेश्चन थी ये? मूसले क्वेश्चन। मूसले की क्वेश्चन पढ़ रखी है ना, हेनरी मूसले की क्वेश्चन थी ये पढ़ाया था मैंने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। रूट ऑफ म्यू इक्वल टू a टू z माइनस b, तो म्यू रेज टू n है, n की वैल्यू क्या होगी? हाफ। आंसर 4। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट। इसलिए बोलता हूँ फॉर्मूला जरूर लिखा करो, ए और बी कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है। और ये 12th क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। नॉर एड्रेनालाइन इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालाइन इज नॉट द इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। ये कॉज है डिप्रेशन का, तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है। और इसके लिए हम लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट, इसका लेवल लो होता है तो पर्सन विल फील डिप्रेस्ड। इस इसका अगर क्या कहते हैं, लेवल लो होगा तो पर्सन विल फील डिप्रेस्ड, और उसके इसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेनी पड़ती है, फिनलजीन और आइप्रोनियाजेड। फिनलजीन और आइप्रोनियाजेड ये दो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। ये भी पूछ सकते हैं, ये दो ही दे रखी है एनसीईआरटी में, तो इसको भी कर लेंगे खुद देख करके। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। 13 क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड, ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ाया है। सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3, AgNO3 को कौन रिड्यूस करेगा? जिसके अंदर एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसमें एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? H3PO2 में। याद है ऑक्सो एसिड्स पढ़ाए थे लास्ट ईयर? H3PO2, H3PO3, H3PO2 नहीं दे रखा इसके अंदर, लेकिन H3PO3 का डबल दे रखा है, डाइमर। H3PO3 का डाइमर मतलब H4P2O5। H3PO3 का स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो इसमें ये एक H है, दो OH है, तो एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, तो ये रिड्यूसिंग है। और H3PO2 ड्रॉ करोगे, H3PO2 ड्रॉ करोगे तो उसमें दो पीएच बॉन्ड है, तो इसलिए ये और ज्यादा रिड्यूसिंग है। H3PO2 और ज्यादा रिड्यूसिंग है। H3PO2 दे नहीं रखा है तो मैं क्या देखूंगा? H3PO3 वो भी नहीं दे रखा है, तो उसका डबल दे रखा है H4P2O5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, थर्ड आंसर आएगा। ऐसे BDC को भी तो रिड्यूस करता है H3PO2, याद है ना, CCH5N2Cl है, इसमें मैंने डाल दिया अगर BDC, और इसमें H3PO2 डाल दिया H2O के अंदर या Cu प्लस के अंदर, तो क्या मिलता है? बेंजीन। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। महिमा, यस सर। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन सारे? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन भी कन्वर्जन से रिलेटेड ही कह सकते हो, तो दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्जन से कुछ रिलेटेड। अभी तो अर्निंग मैंने कराई नहीं है, कराने के बाद तुम्हें और क्लियर लगेगा। पहले HCHO डाला हुआ है कंपाउंड एक्स में, कंपाउंड एक्स में HCHO और KOH डाला हुआ है। HCHO और KOH डाला हुआ है, इसका मतलब एक बार को तो दिमाग में आता है कि कैनिजारो रिएक्शन शायद लगेगी, कैनिजारो लगेगी, सही ना? तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, कैनिजारो लगेगी। और दूसरा क्रॉस एल्डोल भी आ सकता है दिमाग में, है ना, क्रॉस एल्डोल, क्योंकि सारे कंपाउंड ऐसे दे रखे हैं, एल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड। तो या तो क्रॉस एल्डो लगेगी या कैनिजारो लगेगी, दोनों से चेक करना पड़ेगा, दोनों से ही क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? टोटल कार्बन है यहाँ पे दो हैं, एक ये है, एक केसीएन वाला कार्बन,
2 कार्बन इधर चल रहे हैं, 2 कार्बन इधर चल रहे हैं, और इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं देखो जरा। कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, और 2 मिथाइल ग्रुप मेरे को चाहिए किसी तरीके से ऐसे इस फॉर्म में। 2 मिथाइल ग्रुप इस फॉर्म में इधर भी दिख रहे हैं और इधर भी दिख रहे हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को लेके चल सकते हैं, सही ना, इन दोनों ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लूंगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कैनिजारो चलेगी। फर्स्ट ऑप्शन में क्या चलेगी, कैनिजारो, और कैनिजारो चलेगी तो बस इस CHO का, इस CHO का CH2OH बन जाएगा, है ना, इस CHO का क्या बन जाएगा, CH2OH, और HCHO जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO बनने में, फिर आगे हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ HCO बनने में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक HCHO हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, HCHO हमेशा ऑक्सीडाइज होता है क्रॉस एल्डोल अगर कर रहे हैं, और क्रॉस कैनिजारो कर रहे हैं तब भी HCHO हमेशा ऑक्सीडाइज ही हो। तो इसलिए अब मैं ले रहा हूँ फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट लोगे, एल्डोल लगाओगे इसके अंदर, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन और HCHO क्या बन जाएगा, CH2OH, ये चीज बन जाएगी, CH3 यहाँ आ गया CH2OH HCHO के साथ, और साथ में ये पार्ट तो है ही CHO। अब उसके बाद क्या डाला हुआ है, केसियन एल्कोहलिक। केसियन एल्कोहलिक से तुम सोचोगे केसियन एल्कोहलिक है, सही ना, केसियन एल्कोहलिक है, अगर केसीएन एल्कोहलिक है तो तुम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो सिर्फ एल्कोहलिक केसीएन है तो अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट तो है नहीं इसके अंदर कि मैं एक्स हटा कर सीएन लगा दूं। एल्कोहलिक केसीएन है तो इसमें अपने आप ही कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि सीएचओ पे एचसीएन का अटैक कराओगे। एल्कोहलिक केस में सीएचओ पे एचसीएन का अटैक कराओगे तो इससे आ जाएगा CHOHCN, एल्कोहलिक केसीएन डालने के बाद CH2OH C CH3 CH3 CHOHCN CHOHCN, फिर H3O प्लस डाला है, H3O प्लस डाला है तो CN का बन जाएगा COH, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो CN का बन जाएगा COH, CN का बन जाएगा COOH। बस उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, ये जिसने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा ढंग से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर वो कर लेगा। COOH यहाँ पे है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा पे हाइड्रोक्सी है तो रिंग बन जाएगी, गामा पे हाइड्रोक्सी है तो 5 की रिंग बनेगी इसमें, और अगर डेल्टा पे भी हाइड्रोक्सी होता है तो 6 की रिंग बनती। तो इसका OH और इसका H निकाल दो बाहर, एसिड का OH, ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो निकल जाएंगे, ये कुछ थोड़ा बेटर लेवल का है। ये OH और इसका H बाहर निकालो, 5 की रिंग बनेगी और सेम आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये वाला, ये आंसर आ जाएगा लैक्टोन वाला। लैक्टोन लिखते ही आंसर, इसका मतलब इसका ना इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन लगी लास्ट में, तो इसका ना आंसर डी आ जाएगा। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन था। 14 15 क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा करेक्ट है इसमें से, चेक कर लो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा करेक्ट है, इजी क्वेश्चन है ये, घर उठा दे इसको। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखो, देखना KF तो आयनिक है, KF आयनिक है, KI कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड पूछा इसने, LIF KF इसमें आयनिक है, LIF कोवेलेंट ज्यादा है, एक सही है गलत है, KF KI ज्यादा कोवेलेंट है, सही है, LIF ज्यादा कोवेलेंट है, सही है, तो बी वाला सही होगा पार्ट, बी वाला पार्ट सही है। SnCl4 ज्यादा कोवेलेंट है SnCl2 से, ज्यादा स्टेट तो इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर ही होंगे, ज्यादा स्टेट में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कम स्टेट में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। CuCl तो होता ही कोवेलेंट है, NaCl तो हाईली आयनिक है, तो ये सी भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। LIF कोवेलेंट ज्यादा है, CuCl Na से उल्टा है, KF KI में KY कोवेलेंट ज्यादा, ये सही है, लेकिन ये वाला KI सही है, और इसमें इसमें आंसर, इसका आंसर बी और सी दे रखा है क्या, एक बार चेक करना। तो BCE और BC और भी आएगा ना, ई भी आ रहा ना, BCE भी तो आ रहा है ना, CuCl ज्यादा कोवेलेंट और यहाँ पे KI ज्यादा कोवेलेंट है ना, ये भी सही है, BC और E, BCE आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग इज ट्रू वर्ड फ्रियोन्स, फ्रियोन्स होते हैं विच एक्ट्स एज रेफ्रिजरेंट, ये होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रख लेना, CCl2F2 एक्ट्स एज फ्रियोन, एक्ट्स एज रेफ्रिजरेंट, CCl2F2 ये रेफ्रिजरेंट का काम करता है, और एक होता है CCl4,
एक होता है CCl4 जो काम करता है फायर अंडर द नेम पायरीन, ये काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर का। दोनों याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है अल्काइल हाइड्राइड्स के अंदर। CCl2F2 acts as freon and is used as refrigerant. CCl4 is pyrene, pyrene Pyrene, और इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका फ्रीऑन क्या है, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रीऑन? रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन नहीं। दीज आर केमिकल्स कॉजिंग स्किन कैंसर, नहीं ऐसा नहीं होगा इसमें। ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं ना, CCl2F2 और CCl4 भी, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। दे आर क्लोरोफ्लोरो, ये तो डायरेक्ट हुआ, दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड। तो आंसर सी होना चाहिए, थर्ड इसका, थर्ड आंसर होगा। 17 तो क्वेश्चन क्या है ये, उसका सॉल्यूशन चैप्टर का। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर, ये गलत हो गया, ए सही है, ए सही है अभी तक। उसके बाद ओनली सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिडिफाई, सॉल्यूट नहीं सॉलिडिफाई करते कभी, हमेशा सॉल्वेंट सॉलिडिफाई करता है। तो इसे इसका आंसर ए और डी होना चाहिए। क्या आंसर इसका? सर यही है। ए और डी होना चाहिए इसका आंसर, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कोलाइडल पार्टिकल द वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का मोलर मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वैल्यूज शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होती है। नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। कोलाइडल पार्टिकल्स का मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोलाइडल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इनकी वैल्यू कम आएगी कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए। ट्रू सॉल्यूशन में तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, NaCl हो गया, NaOH हो गया, के मोलर मास बहुत कम होते हैं, तो उनकी वैल्यूज जो है मेजरेबल आती है। ये ट्रू है लाइन। दूसरी लाइन है, फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ सेम चार्जेस, यहाँ गलत हो गया है। सेम चार्जेस कभी भी नहीं होते, चार्जेस होते हैं ऑपोजिट। सेम चार्जेस नहीं होते ना डिफ्यूज लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में, एक लेयर फिक्स होती है, एक लेयर फिक्स होती है जो कोलाइडल पार्टिकल्स पे आती है, सही ना। ये पढ़ा होगा तुमने, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल पढ़ा हुआ है कि नहीं? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। एक चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, एक चार्ज होता है मीडियम पे, डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट के ऊपर। तो दोनों ऑपोजिट होते हैं, दोनों ऑपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो ये सेम चार्जेस लिखा है इसलिए गलत है, सेम चार्जेस लिखा है इसलिए गलत है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, hydrolysis of an alkyl halide is a slow reaction but in presence of NaI the rate of hydrolysis increases। ये मैंने बता रखा, तुम्हें लास्ट ईयर बताया था कि जो NaI है इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। NaI जो है I माइनस जो है, ये कैटलिस्ट का काम करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ये कैटलिस्ट का काम करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो ये ट्रू है लाइन। और I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप, ये रीजन मान सकते हैं इसका। I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों लाइन ट्रू है। सर आई 20th माइनस क्वेश्चन, खुद अटैक नहीं करेगा? I माइनस खुद अटैक नहीं करेगा? अटैक करेगा और उसका जल्दी लीव भी कर जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना। हमें I माइनस को रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कराना है सिर्फ। ओके सर। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैज बीन 3.87 मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी इसके अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बता रखा मैं तुम्हें डायरेक्ट। 4 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मूवमेंट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मूवमेंट 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मूवमेंट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके बाद, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन V2+ के पास होते हैं। आर्गन या फिर वैनेडियम होता है आर्गन 4s2 3d3, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आर्गन 3d3 बन जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, थर्ड थर्ड है आंसर, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक बार चेक कर लो बार। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन, when Fe.93O is heated in presence of O2 it converts to Fe2O3। Fe.93 को गर्म करेंगे O2 के साथ तो Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। the number of correct statements from the following is, the equivalent weight of Fe.93O is this, molecular weight by 0.79। वो मोल चेक करेंगे, FeO से अगर Fe2O3 जाता है तो n फैक्टर 1 होता है, FeO से Fe2O3 गया तो n फैक्टर क्या होता है, 1 होता है ना, +2 से +3, तो मोलिकुलर वेट बाय 1 लिखेंगे। इस केस में देखो 1 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि Fe2+ थोड़े कम हो गए हैं, देखते हैं भी कैसे। नंबर ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन 1 मोल ऑफ दिस इज 0.7, ये तो निकाल सकते हो तुम,
Fe.93O है, सॉलिड स्टेट में मैंने पढ़ाया हुआ है। इस Fe.93 में +2 भी होगा और +2 भी होगा और +3 भी होगा। ये x तो ये y, x प्लस वाई की वैल्यू 0.93 और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, टोटल पॉजिटिव चार्ज है 2x प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यही आएगी 0.79 और y की वैल्यू आएगी 0.14। x और y दोनों आ गए, सही ना, x और y दोनों आ गए हैं। x और y अगर दोनों आ गए हैं तो इसमें अब ये 0.79 Fe2 प्लस आ गया, 0.79 मोल Fe2 प्लस है, 1 मोल था इन्फेक्टर 1 था। अगर 0.79 मोल Fe2 प्लस है तो इन्फेक्टर कितना हो जाएगा 0.79। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऊपर वाली भी, कि इक्विवेलेंट वेट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 0.79 होगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2, ये भी सही है दूसरी स्टेटमेंट भी। तीसरी Fe.93O इज मेटल एफिशिएंट, सही है। विद लैटिस कंप्राइजिंग ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ Fe2 माइनस, सही है ये भी, थर्ड भी। फोर्थ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2 ये निकाल लोगे तुम, ये भी सही आएगा। पहली चारों स्टेटमेंट सही है, चारों स्टेटमेंट सही है ये। नेक्स्ट, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, क्लियर है ना। एक्टिवेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन की स्पीड उतनी कम, रेट कांस्टेंट उतना कम। दूसरी स्टेटमेंट, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आया था, के एट टी प्लस 10 अपॉन में के एट टी, याद है कि नहीं, के एट टी प्लस 10 अपॉन में के एट टी। तो तुम्हें पता होगा इसकी वैल्यू 2 या 3 के बीच में होती है, सही ना, 10 केल्विन टेम्परेचर राइज से। इसने बोला हायर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यानी रिएक्शन बहुत स्लो है, जो बहुत स्लो रिएक्शन होती है उसमें हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट इमीडिएटली बढ़ता है, इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने तुम्हें बता रखा है, एक रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर पर हो रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। एक रिएक्शन 5000 केल्विन पे हो रही है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे 10 केल्विन 20 केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर causes more change in the value of K than at higher temperature, ये भी सही है। कह रहे लोअर टेम्परेचर पे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, अगर लोअर टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया तो K की वैल्यू में ज्यादा चेंज आएगा, हायर टेम्परेचर पे बढ़ाएंगे अगर टेम्परेचर तो कोई खास चेंज नहीं आएगा। दोनों बातें सेम बोल रहे हैं, बी और सी। और नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/T का ग्राफ कैसा आता था, स्लोप क्या था, -EA/R और डिक्रीजिंग स्लोप था इसका, और लॉग के होता है तो -EA/2.303R, बता रखा है बहुत बार ये। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में डेल्टा एच की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा एस की वैल्यूज दे रखी है 300 केल्विन पे, और तुम्हें बताना है कि कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो जिसमें डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस निकालोगे तुम, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, डेल्टा एच दे रखे हैं तुम्हें, जिसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस, जिसमें पॉजिटिव आएगा, जिसमें पॉजिटिव आएगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डायरेक्ट देखें इसे बिना सॉल्व किए, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, ये देखो ये तो हमेशा स्पॉन्टेनियस बी वाला, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, हमेशा स्पॉन्टेनियस बी वाला। और नॉन स्पॉन्टेनियस जो है इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब पहले वाला केस और ए, देखो सी तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बी हमेशा स्पॉन्टेनियस है, ए और डी तुम्हें थोड़ा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा वैल्यू पुट करके हल्का सा चेक करना पड़ेगा। डेल्टा एच है -25,000, ध्यान रखना ये किलो जूल में है इधर, हमेशा ये गलती मत करना, और ये जूल में है, और -25,000 -300 इंटू डेल्टा एस है -80, तो -25,000 और ये प्लस में आ जाएगा 3824 तो ये तो नेगेटिव आ रहा है यानी स्पॉन्टेनियस है, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा, लास्ट डी वाला देखोगे तो डी वाला आ जाएगा तुम्हारा, कि क्या कहते, क्योंकि 22 ज्यादा है इधर, है ना, 22,000 है ये, और 20 इंटू 300 ये 6,000 है, तो ये भी है, हाँ ये नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आंसर नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा आ जाएगा, सी और डी। बहुत इजी तरीके से चेक करना, पूरा चेक कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, गर्व करियो, इसमें से कोई डाउट तो पूछ लो डायरेक्ट, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा, मैं चाह रहा हूँ पेपर खत्म हो जाए पूरा। 24 से 30 तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो तुम लोग, पहले 24 से 28 में फास्ट। पांच ग्राम NaOH है, डिजोल्व किया, डिजोल्व इन डीआयोनाइज्ड वाटर टू प्रिपेयर 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन, व्हाट वॉल्यूम इन ml। तो पहले तुम मोलरिटी निकाल लो, इस पार्ट से मोलरिटी निकाल लोगे,
व्हाट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत सिंपल है, 5/40 इंटू 450 इंटू 1000, ये मोलरिटी आ गई, इंटू वॉल्यूम इसका निकालना है, दिस इज इक्वल टू 500 इंटू 0.1 यानी 50 50 आ जाएगा डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट आंसर कर लेना, वी की वैल्यू निकल जाएगी। अब वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्टन सीरीज इज 720 नैनोमीटर। एक बार अब कर देगा अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन पास्टन सीरीज का, लाइमन और पास्टन, तो म्यू बार वेवलेंथ दे रखी है 720, 1/720 इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, फर्स्ट लाइन बोला है तो 1/4 का स्क्वायर आएगा, और वन अगले निकालना है तुम्हें, सेकंड लाइन का निकालना है, तो 1/लैम्डा निकालना है तुम्हें, आर इंटू जेड का स्क्वायर यानी 1/, इसका स्क्वायर, और सेकंड लाइन का करना है 1/5 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करो, डिवाइड कर दो दोनों को, आंसर आ जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ एन इन यूरेसिल इज, परसेंटेज ऑफ एन इन यूरेसिल, यूरेसिल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सिर्फ, बायोमोलिक्यूल्स है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ओ NH, डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ डबल बॉन्ड, टोटल कंपाउंड का वेट निकालो, N है इसमें 2, तो 28 बाय टोटल कंपाउंड का वेट इंटू 100, डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी, डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी, आंसर मैंने इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं। डिफ्यूजन कांस्टेंट 27 क्वेश्चन, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है इतना है, और 25 मिलीलीटर 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट है, मिक्स किया 25 मिलीलीटर 0.2 मोलर सोडियम एसिटिक एसिड के साथ, बफर बन रहा है, पीएच दे रखा है 5, बफर का पीएच, एसिडिक बफर का पीएच 5, पीएच इनटू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट है 25 इंटू पॉइंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 0.2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, अपन सॉल्ट अपॉन में बेस, सॉल्ट अपॉन एसिड, एसिड है 25 इंटू 0.02, टोटल वॉल्यूम इसके नीचे जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 50 50 दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ सॉल्व करोगे, पीएच दे रखा है 5, ये पूरा कैंसिल, 10 आ गया सीधा, लॉग 10 होता है 1, 5 माइनस 1 4, पीके आ गया 4, यानी के 10h माइनस 4, के 10h माइनस 4 आया, यानी 10 इंटू 10 के माइनस 5 आंसर, 10 आ जाएगा आंसर, 10 आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट ये। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन इज 28, एजीसीएल कितने प्रेसिपिटेट बनेगा, एक ये वाला सीएल हट सकता है और एक ये वाला सीएल हट सकता है, दोनों रिएक्टिव है, ये सीएल नहीं हटेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये सीएल नहीं हटेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, विनाइलिक वाला है, और ये भी विनाइलिक की फॉर्म वाला है, दो हटेंगे 2 मोल्स ऑफ एजीसीएल, दो हटेंगे 2 मोल्स ऑफ एजीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन देखा COCl पर 2 नेगेटिव का इन ए टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज EMTN, टी लिखा दोनों TNT, चलो जो भी है, सम ऑफ M एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन COCl को 2 नेगेटिव में, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये आएगा कोबाल्ट 2 प्लस, तो कोबाल्ट 2 प्लस आएगा तो आर्गन 3D7, आर्गन 3D7 है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ये हमारा टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल है, तो यानी 2 नीचे 3 ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीक है, 1 2 3 4 5, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 यहाँ पे आएंगे, एंड टेट्राहेड्रल है ये, और EM कितना आया 4, EM 4 आएगा, 3 + 4 7 आंसर है, 3 + 4 7, किसी का सही हुआ ये, यस सर। 7 आंसर आ जाएगा इसका। फिर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर थोड़ा ऊपर का जल्दी से, बता दे एक बार ये, डाइक्रोमेट आयंस है, क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हुए हैं, बैलेंस करोगे क्वेश्चन को, डाइक्रोमेट आयंस 2Cr3+ आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14H+ आएगा, और 7H2, बस अब नर्स क्वेश्चन लिखो, आंसर आ गया। नर्स क्वेश्चन, ई सेल इज क्या आएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना दे रखा है 1.3, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए 1.33 माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन की वैल्यू 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में Cr3+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाइक्रोमेट आयंस इनटू H आयंस की पावर 14, H आयंस की पावर 14, पीएच दे रखा है 3, यानी H आयंस 10⁻3, सारी वैल्यूज दे रखी है, पुट करो आंसर आ जाएगा, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये पूरा पेपर, यस सर। ये अब मैंने एक पेपर पूरा सॉल्व करा दिया है, अब एक पेपर मैंने तुम्हें पीछे दिया हुआ है, डाउट्स निकालोगे तुम पेपर के और वो पूछोगे, समझिए, डाउट निकालोगे वो पूछोगे तो जल्दी होगा काम, और इसको दोबारा देख लेना बेशक, और करना जरूर पेपर को, इस पेपर को करना जरूर, सही है, दोबारा से रिपीट करना, 2 पेपर हुए हैं, दोनों पेपर पूरे ढंग से सॉल्व करो,
तभी जाके 5 पेपर के बाद नंबर बढ़ेंगे, नहीं तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, बहुत कम नंबर आ रहे हैं अभी। ये मई का सर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन समझ नहीं आए बस। अभी समझ नहीं आया, एक बार दोबारा सुन लेना, क्योंकि अभी तुमने किया नहीं ना। करोगे तो ये करना जरूर, ट्राई जरूर करना, होगा तो हाँ डाउट सर, दोबारा जिसमें पूछ लेना। जिसमें कैनिजारो वगैरह लग रहा था ना, वो वाले मतलब नेम मुझे पढ़नी आते नहीं पड़ेंगी। है ना अभी। अच्छा, नेम पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। ये क्रिश और घर मेरे को भेज देना रिकॉर्डिंग एक बार।